नमस्कार साथियों, मैं सतीश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपके सामने तैयार हूं आर्टिकल 16 को लेकर के। जैसे कि जिस प्रकार मैंने आर्टिकल 15 में आपको बताया था कि उसमें भेदभाव के बारे में बताया गया, मतलब भेदभाव के निषेध के बारे में बात की गई थी, उसी प्रकार मैं आपको आर्टिकल 16 में बताऊंगा कि कैसे अवसर की समानता, मतलब कि किसी भी सरकारी पद में, कोई भी राज्य वित्त पोषित संस्था में यदि आप वहां पे नौकरी करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपके साथ 7 आधार इसमें मैं बताऊंगा कि इन 7 आधारों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा आपको। बाकी अन्य कोई आधार अगर राज्य तय करता है तो वहां पे आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। कभी आप इस गुंडागर्दी मत चले जाइएगा किसी सरकारी संस्थान में, नहीं भाई आप हमारे साथ इस बेस पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ 7 आधार दिए गए हैं किसी भी अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 में अवसर की समानता की बात की गई। अवसर की समानता का मतलब है कि आप किसी भी वित्त पोषित संस्थान, मतलब राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान या राज्य द्वारा विनियमित संस्थान में आप सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं या वहाँ पे अपने रोजगार के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को वही आपके 7 आधार, जिसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। इसमें क्या क्या 2 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, इसमें आपका मूल वंश, मूल निवास और मूल वंश जोड़ दिया गया, ठीक है। उसमें भी क्या था आपका धर्म, जाति, लिंग, वंश, जाति और जन्म स्थान था। इसमें मूल वंश और मूल निवास जोड़ दिया गया। इन 7 आधारों पे आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको भी हमने इसमें कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके वनडे लेवल के एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 16 को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप गिनेंगे आर्टिकल 16.1 टू आर्टिकल 16.6 और मारेंगे 6 धड़ाम। क्वेश्चन गलत, कितने 8, क्योंकि हमको अलग अलग आर्टिकल में हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 16 क्लास 4 सब क्लास ए, आर्टिकल 16 क्लास 4 सब क्लास बी और आर्टिकल 16.4 अलग ही है आपका, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले बताने चल रहा हूँ आर्टिकल 16 क्लास 1 में क्या गया कि वही समान अवसर के आधार, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्था या राज्य उनके साथ समान व्यवहार करेगी। अगर वो किसी भी राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान में रोजगार के लिए जाते हैं, जैसे आप कोई वैकेंसी में फॉर्म डालते हैं और आपके साथ आपकी जाति, आपकी धर्म, आपकी मूल, आपकी लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16.1 क्या कहता है, किसी भी सरकारी नौकरियों में रोजगार और नियुक्ति को समान अवसर मिलेगा, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लास 2 कहता है कि भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध वही कि मतलब इन आधारों पर धर्म, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश और मूल निवास, इसमें कितने आधार हैं, 7 है। उसमें मैंने कितने बताया था आर्टिकल 15 में 5 बताया था। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और आर्टिकल 16 में क्या 7 बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वही आप किसी भी सरकारी या संस्थान में जाते हैं, वहां पे आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे रोजगार या आपको वहां पे रखते समय भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने आधार पर, यही कहा जाए कि भाई आपका लिंग क्या है, मतलब आप मेल है या फीमेल है वहाँ पे, या आपका वंश क्या है, आपका धर्म, आप मुस्लिम है तो आपको नौकरी नहीं दीजिए, ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे सीधा जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अभी आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 राज्य की ऐसी की तैसी कर देगी, ठीक है। और फिर आर्टिकल 13 क्लास 3 कहता है कि राज्य द्वारा विशेष प्रावधान, मतलब राज्य द्वारा विशेष प्रावधान का मतलब ये हुआ कि राज्य किसी स्पेशल राज्य में, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही ऐसा स्पेशल राज्य जो बहुत ही पिछड़ा, जैसे मान लीजिए आपके 7 सिस्टर्स में मिजोरम वगैरह हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ पे राज्य स्पेशल, मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी राज्य जो स्पेशल, वहाँ पे राज्य या सरकार, वहाँ पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार वहाँ पे विशेष प्रावधान करके उस एरिया पे एक विशेष प्रकार की योग्यताएं, एबिलिटी लगा करके प्रतिबद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पर इसी, मतलब या वहाँ के निवास के आधार पर, मतलब सिर्फ कोई भी फॉर्म लाए और कह दे कि सिर्फ इसी निवास के लोग यहीं पर रहने वाले लोग सिर्फ यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, यहीं के लोग सिर्फ फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे हम लोग कोई वैकेंसी देखते हैं, फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन वहां पे अगर राज्य ऐसा कर देती है, किसी विशेष स्थान को क्या कर देती है, विशेष स्थान को वो मान्यता दे देती है कि इस प्लेस पे, मान लीजिए कोई प्लेस है और यहाँ पे सिर्फ यहाँ के रहने वाले लोग क्या करेंगे, फॉर्म डाल सकते हैं, इस रोजगार में काम कर सकते हैं, तो फिर वहां पे आप अपना अवसर की समानता खो देंगे। क्योंकि राज्य क्या कहता है कि राज्य किसी भी विशेष स्थान, जो बहुत, मान लीजिए विशेष स्थान कब करेगी, उसको प्रतिबंधित करके भी, जब मान लीजिए को बहुत पिछड़ा होगा या उसका कुछ और स्पेसिफिक रीजन होता भी तो हो सकता है ना, तो उन आधार पर
राज्य क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है, वहां फिर वहीं के लोग, स्पेसिफिक लोग वहां पे फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे आपको देखते हैं आजकल मतलब हर राज्य वाले अपना क्या लगा दे रहे, डोमिनियन मिसाइल लगा दे रहे, मतलब फिर जो आरक्षण वगैरह की नीतियां हैं उन्हीं उन्हीं राज्य वालों को मिलती है। जैसे आप बिहार एग्जाम देने जाएंगे, बिहार पीसीएस वगैरह, तो वहाँ पे आपको अगर यूपी के हैं और वहाँ पे आप यूपी में आप एससी में आते हैं तो वहाँ पे आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विशेष प्रावधान कर दिए गए इसी के तहत। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लास 3 के तहत प्रावधान ऐसा किया गया। ठीक है, आर्टिकल 16.4 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्लास 4 क्या कहता है? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मतलब कि जो हमारा ऐसा वर्ग है जो उनको आरक्षण की माध्यम से बात की गई है कि मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण, जैसे कि आपका ओबीसी है ना, ओबीसी को इसी के तहत आर्टिकल 16 क्लास 4 के तहत ओबीसी को 28% और 28% क्या किया, आरक्षण की व्यवस्था दी गई। ये बात मेरी समझ आई कि आर्टिकल 16 क्लास 4 में क्या कह रहा है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जो तुम्हारा अन्य पिछड़ा वर्ग जो आपका ओबीसी आता है उसको इसी के बेस उसको आरक्षण दिया गया। और कितना परसेंट? 28%। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर इसी को एक भाग में जोड़ दिया गया, आर्टिकल 16 क्लास 4 सब क्लास ए। पहले पढ़ना सीख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लास 4 सब क्लास ए, इसे क्या कहता है? पदोन्नति में आरक्षण। किसको? एससी एसटी को। अब इस बात को मेरे समझने की कोशिश करिए। पदोन्नति में आरक्षण और एससी एसटी मतलब इसको पहले जान लीजिए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लास 4 सब क्लास ए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया? 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया और कहा गया कि पद उन्नति में आरक्षण। पद उन्नति में मतलब आरक्षण, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आपका एक दोस्त जनरल में आता है और एक दोस्त आपका एससी में आता है, तो दोनों को मान लीजिए 2025 में 26 में नौकरी मिलती है और 5 साल बाद 2031 में आपका प्रमोशन होना है। तो आपके दोस्त का प्रमोशन हो जाएगा लेकिन आपका प्रमोशन नहीं होगा। जो आपका एससी दोस्त होगा उसका प्रमोशन हो जाएगा लेकिन जो आप जनरल वाला दोस्त आपका उसका प्रमोशन नहीं होगा। रीजन है कि वो इस आरक्षण नीति के तहत आता है, मतलब पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है, बात मेरी क्लियर समझ आई ना? कि आप कह देंगे नहीं भाई मैं तो दोनों साथ बराबर, दोनों लोग एक साथ जॉब पाए हैं, 2026 में पाए हैं और 5 साल बाद इसका आज प्रमोशन हो गया, मुझसे सीनियर हो गया और ऐसा मैं नहीं हो पाया। तो उसका रीजन है कि उनको कहा आर्टिकल 16 क्लास 4 क्लास सब क्लास ए के तहत पद उन्नति में। अभी तक आप आरक्षण क्या पढ़ रहे थे? जो आपका ये वाला आरक्षण है ये क्या था? शुरुआती स्तर पे था ना, जब आप नौकरी का फॉर्म डालते हैं। लेकिन ये वाला कहाँ पे? जब आप पोस्ट पर आ जाते हैं, पोस्ट नौकरी पाने के बाद का आरक्षण मतलब दिया ना, पद उन्नति मतलब प्रमोशनल जो आपका रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 क्लास 4 क्लास सब क्लास ए में दिया गया है। किसको? एससी और एसटी को। ठीक है, अब आपका आर्टिकल 16 क्लास 4 सब क्लास बी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड। इसको आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसको जान लीजिए पहले कब जोड़ा गया था। इसको 81th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में इसको जोड़ा गया था। दोनों याद रहेंगे। 16 क्लास 4 सब क्लास ए कब जोड़ा गया था? 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 और आपका 16 क्लास बी सब क्लास बी कब जोड़ा गया था? 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000। ठीक है, अब मैं बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड आपको समझाने चल रहा हूँ। ये एससी एसटी को जो आरक्षण दिया जाता है उसी के तहत बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई एक वैकेंसी आई, मान लीजिए आप एक पुलिस की वैकेंसी आ रही है जिसमें 60,000 पोस्ट आ रही हैं, जिसमें 10,000 पोस्ट सिर्फ एससी और एसटी के लिए। ठीक है, उस 10,000 पोस्ट मान लीजिए 5,000 एससी के लिए, 5,000 एसटी के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखने की प्रयास करूँ तो यहाँ मैं इरेज कर दूँ यहाँ ऊपर, मैं इसको समझा पाऊंगा अच्छे से। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10,000 पोस्ट है, किसके लिए? 10,000 पोस्ट है एससी एसटी के लिए। ठीक है, ये क्या है? 10,000 पोस्ट आपका एससी और एसटी के लिए है। कब? 2026 में है। कब? ये 2026 में। इतनी बात समझ आई मेरी। लेकिन इसमें इस बार एग्जाम करवाए जाते हैं और एग्जाम करवाने के बाद जब रिजल्ट घोषित किया जाता है तो एससी एसटी के कुल 8,000 ही स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, 8,000 स्टूडेंट की कुल क्वालिफाई कर पा रहे हैं और इनका कितना रह गया? 2,000 सीटें खाली रह गई ना। जो 2,000 सीटें खाली रह गई इन्हें क्या बोला गया? बैकलॉग। क्या बोला गया? इनको बैकलॉग बोला गया। इतनी मेरी बात समझ आई? अब इनको बैकलॉग बोला गया। अब जो ये 2,000 सीटें हैं इनमें किसी अन्य वर्ग के, जैसे मान लीजिए जनरल या ओबीसी को इसमें नहीं रखा जाएगा। इनको एससी एसटी के लिए फिर से जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी लाई जाएगी तो उसमें इनको जगह दी जाएगी। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आई और एससी एसटी की सीटें 5,000 आई, तो जो इनकी 2,000 इधर खाली रह गई थी उन्हें इसमें जोड़ दिया जाएगा और कितना हो जाएगा? 7,000। यही हो गया आपका कैरी फॉरवर्ड। मेरी बात दोनों क्लियर हो गई?
बैकलॉग जो सीटें इन्हों की भर के जो सीटें इनकी भर नहीं गई, मान लीजिए इन्होंने 10,000 वैकेंसी आई, 8,000 लोग ही क्वालिफाई कर पाए, तो 2,000 लोग नहीं क्वालिफाई, मतलब इनके लिए 2,000 लोग मिले ही नहीं पूरी वैकेंसी फुल करने के लिए, 2,000 बच गई सीटें, उन्हें क्या बोला गया, बैकलॉग। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी मान लीजिए 2027-28 में आती है, इन्हीं 2,000 सीट्स को उठा करके 5,000 सीट, मान लीजिए 5,000 वैकेंसी थी, तो इसमें जो इनकी पिछले वाली बची सीट थी इन्हें को आगे बढ़ा दिया गया ना, इसलिए क्या बोला गया इनको, कैरी फॉरवर्ड। अब मेरी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग क्या है, अब कहां पे है, आर्टिकल 16 क्लास 4 सब क्लास डी में। ठीक है, कब जोड़ा गया था, 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। ठीक है, 2000। ठीक, अब आपका आर्टिकल 16 क्लास 5 कहता है कि धार्मिक संस्थानों में समानता नहीं, मतलब धार्मिक संस्थानों में अवसर की समानता नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से, अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब मान लीजिए आप एक मंदिर में जा रहे हैं और पंडित जी से कह रहे हैं, पंडित जी नहीं, मान लीजिए, हाँ ठीक है, एक मंदिर में जा रहे हैं और कोई मुस्लिम व्यक्ति है, कह रहा है कि मैं यहाँ पे, मुझको अवसर की समानता के मुझको यहाँ पर भी, मान लीजिए वहाँ पे वैकेंसी आई कोई मंदिर में, कोई धार्मिक संस्थान में, और कह रहा है मुस्लिम है, हिंदू धार्मिक संस्थान में जा कह रहा है कि भैया मुझको यहाँ पर अवसर समानता, मुझको यहाँ पे जॉब दी जाए, मेरे साथ भेदभाव ना किया जाए, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। ये हमारी धार्मिक परंपरा के तहत है कि धार्मिक संस्थानों में, हिंदू धार्मिक संस्थानों में हिंदू को लोगों को ही रखा जाएगा, और मुस्लिम धार्मिक संस्थानों में मुस्लिम को रखा जाएगा, और ईसाई धार्मिक संस्थानों में ईसाई को रखा जाएगा, बौद्ध धार्मिक संस्थानों में बौद्ध को रखा जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी ना, कि धार्मिक संस्थानों में अवसर की समानता लागू नहीं होती। ठीक है, कौन से, आर्टिकल 16 क्लास 5 में। मैं एक आर्टिकल को 4 बार बोलता हूं ताकि आपको याद रहे चीजें। ठीक है, अब आर्टिकल 16 क्लास 6 कहता है कि इसमें भी, जैसे मैंने आपको आर्टिकल 15 क्लास 6 में बताया था, याद है, आर्टिकल 15 क्लास 6 में बताया था कि ईडब्ल्यूएस को कहां पे, शैक्षणिक मतलब एजुकेशन लेवल पर 10% कहां पे क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था ना। यहाँ पर कहां पे आरक्षण दिया, कहां पे, वैकेंसीज में, नौकरियों में, अवसर, मतलब आज उनके अवसर समा, वही अवसर मान लीजिए वही जो आपकी नौकरियां कर होती हैं, उनको कितना 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब ये कब जोड़ा गया, ईडब्ल्यूएस को, मतलब वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी के पास 8 लाख से ऊपर पेमेंट आ रही है सालाना, तो उसको नहीं दिया जाएगा। किसी के पास सरकारी मतलब शहरी एरिया में 100 वर्ग जमीन है तो उसको नहीं दिया जाएगा। अगर या 5 एकड़ से जमीन को गांव में है उनको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब जोड़ा कब गया, ये 103 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। मेरी बात समझ आई। अब मैं इसको एक बार आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। आर्टिकल 16 कहता है कि अवसर की समानता रहेगी, मतलब अवसर समानता किसी भी सरकारी पद, सरकारी फॉर्म में आप भरने जाते हैं, या सरकारी अवसर में, सरकारी पद संस्थानों में आप नौकरी करने जाते हैं, कारखानों में नौकरी करने जाते हैं, तो आपको आर्टिकल 16 के तहत अवसर की समानता, मतलब आपको 7 आधार पर, कौन कौन से, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर, धर्म, लिंग, वंश, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, मूल निवास के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है कि राज्य द्वारा किसी भी विशेष स्थान में, विशेष राज्य में विशेष प्रावधान किया जा सकता है और वहां पे अवसर समानता नहीं लागू। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें आपका ओबीसी स्पेशली आता है। आर्टिकल 16(4)(a) क्या कहता है कि जो आपका SC/ST है उसको पदोन्नति, मतलब प्रमोशन दिया जाए, कहाँ पे, उसके मतलब जो हाँ, जो मतलब पदोन्नति, मतलब जो किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वहां के उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका 16B क्या कहता है, बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड। मैंने बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड आपको दोनों बहुत अच्छे से समझा दिया। आर्टिकल 16 क्लास 5 क्या कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर अवसर की समानता को फॉलो नहीं किया जाएगा, मतलब कोई भी धार्मिक संस्थान है वहां पे उसी धर्म के लोग वहां पे अवसर प्राप्त करेंगे, वही लोग आप नौकरियां प्राप्त करेंगे, वही लोग वहां के जितने भी पूजा पाठ काम करवाएंगे जो उस धर्म के रिलेटेड होंगे। ये नहीं है मान लीजिए आप हिंदू हैं और मुस्लिम वहां पे अवसर समानता मांगनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो पाए। ठीक है, वो मना ही करता। और आर्टिकल 16 क्लास 6 कहता है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाए, किसमें, नौकरियों में। किस बेस पे, कहा, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में जोड़ा गया है। ठीक है, अभी आपको आर्टिकल 16 पदोन्नति वाला याद रहेगा, 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 और 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 कौन सा है, कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग। ठीक है, मेरी बात समझ आई है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ आया फिर से एक बार मेरे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको, ठीक है।
अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को स्टडी विद सतीश को एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। फिर मैं आपको अगले वीडियो में आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के साथ मिलूंगा, जिसमें मैं आपको आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता और अक्षर नीति, आपको मतलब प्रथम अन्य पिछड़ा आयोग एक वर्ग बना था ओबीसी का, जो आपका मंडल कमीशन बनता हो बताऊंगा कल एक और मंडल आयोग दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 खत्म कर दूंगा। ठीक है, और वहां से आपका समानता का अधिकार खत्म होगा। थैंक यू।